किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, यानी शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो जनरल अवेयरनेस का है, जिसका पार्ट नंबर 12 है। दोस्तों, यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों, जो अभी एसएससी सीएचएसएल का निकला हुआ है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई? तो बताइए दोस्तों, भारत में जो पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत यानी पहले किन दो राज्यों में की गई? हमारा ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी है असम और बिहार, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब और चंडीगढ़। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले वहां पे लागू की गई थी। यानी इसका सही हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो बताइए दोस्तों, जो मानव पर्यावरण सम्मेलन जो 1972 ईस्वी में वो कहाँ पे हुआ था? हमारा ऑप्शन ए है स्टॉकहोम, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है जेनेवा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए दोस्तों, जो मानव पर्यावरण सम्मेलन जो 1972 में वह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टॉकहोम में सबसे पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों जो स्टॉकहोम है यानी वो स्वीडन में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई है? यानी जो शुरुआती समय में इसकी संविधान सभा को बनाने के लिए किन्होंने कहा था? हमारा ऑप्शन ए है बेवेल प्लान, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है अगस्ट ऑफर, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। तो बताइए दोस्तों किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, जो राज्य का एक अनिवार्य तत्व होता है वह निम्न में से कौन सा है? यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रभुसत्ता, ऑप्शन बी है शासन, ऑप्शन सी है राज्य क्षेत्र और ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सभी होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, यानी ये जो है प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र, ये सभी राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो बताइए दोस्तों, जो 44वें जो संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है न्यायिक उपचार का अधिकार और ऑप्शन डी है काम का अधिकार। तो बताइए दोस्तों जो 44वें संशोधन हुआ था उसमें जो विधिक अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार को बना लिया गया था। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? यानी जो संपत्ति रखने का अधिकार था उसमें किस संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया? यानी पहले तो वो मूल अधिकार था, तो उसे किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? दोस्तों पिछला क्वेश्चन भी वही था, यानी देखिए हमारा ऑप्शन ए है 44वां संशोधन। यानी इसका सही दोस्तों हो जाएगा 44वां संशोधन जब किया गया तो उसी टाइम से संपत्ति रखने का जो अधिकार था उसे मूल अधिकार की श्रेणी से
अलग कर दिया गया। दोस्तों यह संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों यह संशोधन 1978 ईस्वी में हुई थी और उसी समय से संपत्ति रखने के अधिकार को हटा दिया गया। दोस्तों इस अधिकार को अभी कहाँ रखा गया है? तो इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है, यानी अनुच्छेद 300A। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो बताइए दोस्तों किसने कहा था? हमारा ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है राधा कृष्णन। तो बताइए दोस्तों किन्होंने कहा था? तो दोस्तों जो है सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह कथन जो था वह महात्मा गांधी जी का था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो बताइए दोस्तों कौन सी जनजाति थी जो झारखंड में टाना भगत आंदोलन जो हो रहा था उनके साथ कौन सी जनजाति जुड़ी हुई थी? यानी जो टाना भगत थे वह झारखंड के निवासी थे, वह एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों वो किस जनजाति का नेतृत्व कर रहे थे? हमारा ऑप्शन ए है उरांव, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है संथाल और ऑप्शन डी है कोडोरा। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों जो ताना भगत थे वो उरांव जनजाति का नेतृत्व कर रहे थे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी उरांव इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो बताइए दोस्तों, यानी जो नौजवान भारत सभा था उसकी स्थापना किन्होंने की थी? हमारा ऑप्शन ए है बीसी पाल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी है रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सरदार भगत सिंह थे उन्होंने ही नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? यानी सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पर्वतीय स्थल को जाना जाता है? हमारा ऑप्शन ए है पंचमढ़ी, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी है कौडमीम। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ता से जोड़ता है? हमारा ऑप्शन ए है NH4, ऑप्शन बी है NH2, ऑप्शन सी है NH10 और ऑप्शन डी है NH6, यानी NH मतलब नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है वह दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? यानी सिंचाई में जो होता है ड्रिप तंत्र और एक छिड़काव तंत्र होता है, यानी ड्रिप तंत्र का उपयोग सर्वाधिक कुशलता से कहाँ पे किया जाता है, कौन सा देश है? हमारा ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ड्रिप तंत्र का सर्वाधिक सिंचाई कुशलता पूर्वक किया जाता है तो वह है इजराइल। यानी वहाँ पे अधिकतर किसानों के आपको जो खेत में मिलेगा वह ड्रिप तंत्र लगा हुआ ही मिलेगा, उसी के द्वारा वे छिड़काव करते हैं। तो ये दोस्तों यह पानी पटाने काम आती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है ब्लैक बग,
ऑप्शन बी है भराल, ऑप्शन सी है गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन डी है मिथुन। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ब्लैक बग है वह संकटापन जनजाति की श्रेणी में आ गया है। दोस्तों यहाँ पे संकटापन एक नया शब्द आया है, यानी ऐसी जनजाति जो विलुप्त होने के कगार पे है, जिनके ऊपर संकट आ चुकी है या फिर जिनकी संख्या बहुत कम, बहुत मतलब नहीं के बराबर देखने को मिल रही है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होता है? तो बताइए दोस्तों कौन सी जो है गर्दन में अंतःस्रावी ग्रंथि स्थित होता है? हमारा ऑप्शन ए है अग्न्याशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है अधिवृक्क ग्रंथि। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो गला में स्थित होता है वह होता है ओटो ग्रंथि, यानी टू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो वह होता है गर्दन में स्थित होता है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होता है, यानी कहाँ तक प्रतिबिंबित होता है? हमारा ऑप्शन ए है समताप मंडल पर, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल पर, ऑप्शन सी है आयन मंडल पर, और ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्षोभ होगा, क्षोभ मंडल लिखा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा जो उत्सर्जित संकेत होता है, सिग्नल होता है, वह आयन मंडल में जाकर फिर वहां से वह रिटर्निंग रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तित होकर वापस आ जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयन मंडल। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो बताइए दोस्तों एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका किस चीज से संबंध है? हमारा ऑप्शन ए है लुप्त रूपों के साथ, ऑप्शन बी है अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, ऑप्शन सी है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, और ऑप्शन डी है समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो एक्सोबायोलॉजी है वह बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ इसका संबंध है। दोस्तों यह जीव विज्ञान का ही एक शाखा ही है। दोस्तों इसका संबंध की बात करें तो इसका संबंध अलौकिक जीवन की खोज से है। दोस्तों इसके अंतर्गत अलौकिक परिवेश या बाहरी अंतरिक्ष के जीवों पर प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीट विज्ञान के अध्ययन संबंधित है। तो बताइए दोस्तों हमको लगता है कि इस पार्ट का सबसे इजी क्वेश्चन है, यानी पूछ भी रहा है कीट विज्ञान का अध्ययन किस चीज से संबंधित है, यानी इसका क्वेश्चन में ही दोस्तों आंसर छुपा हुआ है। यानी कीट विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, कीट विज्ञान के अध्ययन जो है कीट से संबंधित है, यानी कीटों के अध्ययन से यह संबंधित है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है, यानी कितना mg 100 पर ml पर होता है? हमारा ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 160, ऑप्शन सी है जो है दोस्तों 100, और ऑप्शन डी है 60। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज की मात्रा होती है वह होता है 100, यानी 100 mg पर 100 ml पे होता है। यानी दोस्तों यदि इसकी बात करें तो ऐसे देखा जाए तो यह 80 से 120 के बीच में ही होता है, यानी 80 से 120 mg पर 100 ml पे होता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, यानी जो एक हट्ठा कट्ठा वयस्क है यानी सही रूप से है, उसमें रुधिर की सामान्य रूप से मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है 1 लीटर, ऑप्शन बी है 3 लीटर, ऑप्शन सी है 5 लीटर, और ऑप्शन डी है 7 लीटर। तो दोस्तों एक जो वयस्क मानव होता है
उसमें रुधिर का सामान्य मात्रा लगभग 5 लीटर के बराबर होता है। दोस्तों यदि हम खून की बात करें तो खून का 45% भाग लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी रेड ब्लड सेलों से बना होता है। कितना भाग दोस्तों? 45% भाग, यानी 55 भाग में और कुछ रहता है, जल रहता है, लवण रहता है और कुछ रहता है, लेकिन जो 45% भाग होता है वह आरबीसी का बना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो बताइए दोस्तों, जो बुद्धि का केंद्र होता है वह कहाँ पे स्थित होता है? यानी जो हमारा जो है, यानी ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेडुला में, ऑप्शन डी है थैलेमस में। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों जो बुद्धि का केंद्र होता है वह हमारा प्रमस्तिष्क में स्थित होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों प्रमस्तिष्क की बात करें तो इसे बुद्धि का केंद्र माना जाता है। दोस्तों यह हमें पढ़ने, लिखने, बोलने, जोड़ घटाव करने, संगीत की रचना करने तथा बीती हुई बातों को याद रखने तथा अन्य जो भूतकाल में, भविष्य काल में जो हम लोग योजना बनाते हैं, उसका जो योजना बनाने का मुख्य काम होता है वह होता है प्रमस्तिष्क का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।